नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th इकोनॉमिक्स का ही एक नेक्स्ट जो चैप्टर है एटलीस्ट उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये जो टॉपिक है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में ये होता है कि कमर्शियल बैंक का जो पावरफुल फंक्शन होता है वो होता है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। इनको नोट इशूइंग का राइट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके थ्रू जो है हमारी इकोनॉमिक में कई टाइम्स मोर टाइम्स जो है वो मनी जो है वो क्रिएट की जाती है, इशू की जाती है। तो इनके इस फंक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन के नाम से, कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं अपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की और बोरोइंग की जो प्रोसेस होती है, एटलीस्ट इस प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो क्रेडिट क्रिएट करने का फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो होता है मेन पावरफुल फंक्शन होता है और इसी के थ्रू जो है कंट्री में मनी की जो है वो सप्लाई होती है। तो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक के द्वारा जो है वो मनी को क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिपॉजिट बाय द पीपल। सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है कि हमारे थ्रू जो बैंक्स में होता है, हमारा जो भी अकाउंट होता है एटलीस्ट उसमें जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो बैंक के थ्रू डिपॉजिट हम जो है बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। तो कैश जो डिपॉजिट होती है बाय पीपल, आप बैंक में गए और आपने 1000 का नोट जो है या 10,000 का नोट बैंक में सबसे फर्स्ट टाइम जमा कराया, तो दिस इज नॉन एज प्राइमरी डिपॉजिट। ये कहलाएगी जो कस्टमर के थ्रू बैंक में डिपॉजिट कराई जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इट इज विड्रॉल ऑन डिमांड, इसको डीडी बोलेंगे कि ये आपकी डिमांड पे जो है वो विड्रॉल होगी। तो ऐसे डिपॉजिट अगर किसी कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट कराई है तो विच इज नॉन एज प्राइमरी डिपॉजिट, उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मनी लेंड मैनी टाइम्स मोर। सेकेंड प्रोसेस ये होती है कि बैंक इस आपके 10,000 से मैनी टाइम्स मोर जो है वो मनी लैंड कर देता है बोरोवर को। जितनी एप्लीकेशंस आती है बैंक उनको एक्सेप्ट करता है और इन 10,000 के बिहाफ पे बैंक जो है वो 1 लाख के इक्वल भी जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है मेनी टाइम्स मोर, बट इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ सीआरआर। सीआरआर की रेट पे निर्भर करेगा। तो हमने जो सबसे पहला पैसा जमा कराया बैंक ने उससे कई गुना ज्यादा जो है वो लोगों को उधार देने के लिए काम में ले। लैंड इन क्रेडिट एंट्री, लैंड की जो एंट्री होगी वो होगी क्रेडिट एंट्री। इट मीन्स जो मैंने जो 10 डिपॉजिट कराए बैंक उसको किसी को लैंड देगा, बट वो कैश की फॉर्म में नहीं होगा, नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश। जो लोन दिया जाएगा इट इज इन फॉर्म ऑफ चेक, चेक की फॉर्म में जो है वो बैंक के थ्रू ये जो है बोरोइंग देने का काम किया जाएगा। तो लैंड इन क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री मीन्स चेक के फॉर्म में जो है वो बैंक के थ्रू इसको जो है लोन को दिया जाएगा किसी को भी, एंड इट इज विच इज नॉन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। और जो ये लोन दिया गया था चेक की फॉर्म में वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। तो पहली बात समझ में आ गई, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, मैंने जितने जमा कराए 10,000, बैंक ने उससे कई गुना ज्यादा लोगों को लोन देने के लिए काम में किया। लोन जो दिया जाएगा वो कैश की फॉर्म में नहीं होगा, चेक की फॉर्म में होगा, और इस चेक की फॉर्म में जो लोन दिया जाएगा विच इज नॉन एज सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसको हम क्रेडिट एंट्री बोलते हैं, और ये कहलाएगी हमारी सेकेंडरी डिपॉजिट। जनरली 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट विड्रॉल बाय पीपल, ऐसा एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हम लोग जितना भी डिपॉजिट कराते हैं, कि मैंने 10,000 डिपॉजिट कराया तो जनरली बैंक एज्यूम कर लेता है कि मैं एक बार में 1,000 से ज्यादा को विड्रॉल नहीं करूंगी। मैक्सिमम यही होता है, एक एस्टिमेशन होता है बैंक का कि 10% पीपल या तो विड्रॉल करते हैं या 10% जो होता है वो डिपॉजिट का विड्रॉल होता है, 90% विड्रॉल नहीं होता है। तो ये एस्टिमेशन जो होता है बैंक और फिर सीआरआर को जो आरबीआई सीआरआर रखता है उसको रखने का था। सो सीआरआर इक्वल टू 10% इन बैंक। तो बैंक क्या करेंगे, अपने पास कैश जो रखेंगे वो 10% ही रखेंगे। मेरी डिपॉजिट का 10%, आपकी का 10%, उसकी का 10%, ए बी सी डी जितने भी ए टू जेड तक जितने भी कस्टमर होते हैं उनका 10% जो होता है वो बैंक कैश की फॉर्म में अपने पास रखेगा। तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। जब हम इन दोनों की सम कर देते हैं, मेरे जमा कराए और मेरे जमा कराए से बैंक ने जो लोन दिया, तो ये दोनों कहलाएगी टोटल डिमांड डिपॉजिट, वो कहलाया जाएगा टोटल डिमांड डिपॉजिट। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज कीजिए ये है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम किसी भी स्टाइल से कर लीजिए। सबसे पहले 1,000 रुपीज ए पर्सन ने डिपॉजिट कराए।
ए ने 10,000 डिपॉजिट कराए। सीआरआर की रेट जो है वो है 10% इकोनॉमिक में, जो आरबीआई के थ्रू डिसाइड की जाती है। 10% इसका जो है वो बैंक कैश में रख लेगा। तो ये जो था 10% 1000 का वो बैंक ने रख लिया। बाकी के जो 900 रुपीज़ है उनको बैंक लोन दे देगा। लोन किस फॉर्म में देगा? चेक की फॉर्म में। चेक वापस का होगा, किसी न किसी बैंक में वापस जाके चेक डिपॉजिट हुआ, ये इसी बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ, इसी बैंक का चेक था लोन का, तो इसी में डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट हुआ तो बैंक ने वापस क्या किया? 10% सीआरआर रखा और 810 रुपीज़ वापस लोन दे दिए। 810 रुपीज़ जो लोन में दिए वो किस फॉर्म में थे? चेक की फॉर्म में थे। चेक डिपॉजिट होता है। अगेन इस स्टाइल से बैंक की ये प्रोसेस चलती जाती है। और ये जो 1000 की एंट्री थी वो लास्ट तक आप इसको सॉल्व करके देखिए, 10,000 रुपीज़ आएगा, इसकी सम जो है वो 9,000 आएगी और ये सम होगी 1000। तो इन दोनों की प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों मिलकर के टोटल डिपॉजिट होते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला। यहाँ पर डिपॉजिट हो गई 9,000 की और सेकेंडरी डिपॉजिट हो गई, यहाँ पर जो थी प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, ये दोनों मिलकर के जो है वो इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो ये मिलकर के हो गई टोटल डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट को जो है डीडी जो है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/CRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। 1/CRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। CRR मीन्स जो बैंक को अपनी डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंग जो अपने पास रखना, आरबीआई को सेंड करना कंपलसरी होता है, विच इज नॉन एज CRR। देन 1/10% CRR इज इक्वल टू 10%, और जो प्राइमरी डिपॉजिट इट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट कराए थे। तो जब इस कैलकुलेशन को करते हैं तो डीडी निकल करके आता है 10,000 का डिमांड डिपॉजिट। देखिए यहाँ पर वापस आपका डिमांड डिपॉजिट 10,000 का। तो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करो या फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर करके आप आंसर निकालिए, दोनों का जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। नाउ प्राइमरी डिपॉजिट हायर देन सीसी हायर, इसका मतलब होता है कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम में 1000 रुपीज़ जमा कराया तो 10,000 हो गया। अगर मैं यहाँ 10,000 डिपॉजिट कराती तो यहाँ 1 लाख हो जाता। अगर मैं यहाँ 1 लाख डिपॉजिट कराती तो 10 लाख हो जाता। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगी क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। इकोनॉमिक में क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी डिपॉजिट पे। अगर हम बैंक में ज़्यादा पैसा जमा कराते हैं, बैंक ज़्यादा लोन देता है तो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर हमारी डिपॉजिट लोअर थी तो बैंक में हमने लोअर पैसा जमा कराया तो जो है वो लोअर कैश डिपॉजिट होगी बैंक में। अब CRR अगर आपका हायर है देन क्रेडिट क्रिएशन लोअर। अगर ये CRR का रेशियो अगर इकोनॉमिक में हाई हो जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस जो होगी वो लोअर हो जाएगी। देखिए यहाँ 10% था तो ये 10 हुआ, 10,000 हुआ। अब देखिए अगर इंक्रीज कर देते हैं 20% को इसको कर दिया जाता है तो क्या चेंज होता है कंडीशन? 10,000 1,000 रुपीज से 5,000। इसको जस्ट अगर हम CRR को हाई कर देते हैं तो जो हमारी कैलकुलेशन निकल करके आएगी वो हाफ हो जाएगी। CRR हाई देन क्रेडिट क्रिएशन लो। अब इकोनॉमिक में जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो कितने का होगा? 5,000 का होगा। अब देखिए CRR को अगर हम लो कर देते हैं, CRR को क्या किया? लो, देन क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस 1 को 5% में कन्वर्ट कर दूँ, 20,000, ये हमारा आंसर निकल करके आया। तो क्रेडिट क्रिएशन एंड CRR, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन। इन दोनों में जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट एंड क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी डिपॉजिट और क्रेडिट क्रिएशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है और इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। हाई करने पर लो, लो करने पर यह हाई हो जाता है। Besides CRR, excess reserve hold by commercial bank। अब आप क्या सोचते हो कि बैंक CRR ही रखता है? CRR बैंक के पास नहीं रहता है, CRR RBI को सेंड कर दिया जाता है। तो बैंक जो होता है CRR के अलावा भी कुछ रिजर्व जो है वो होल्ड करके रखते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। CRR तो 10% था, वो RBI के पास चला गया। तो जो एक्सेस में होल्ड कर देते हैं इट इज नॉन एज वॉल्ट कैश, उसको हम वॉल्ट कैश के नाम से जानते हैं।
ये वो एक्सेस मनी होती है जो इन बैंक्स को, ये बैंक्स अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर्स को लोन देने के लिए जो है वो अपने पास रखते हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब पीडी मीन्स डिपॉजिट्स होता है और एसडी मीन्स बोरोइंग होगा। पीडी मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट थी, एसडी मीन्स सेकेंडरी डिपॉजिट थी। प्राइमरी डिपॉजिट वो थी जो मैंने जो है डिपॉजिट कराई बैंक में, और एसडी वो बोरोइंग थी जो बैंक ने मेरी डिपॉजिट के बिहाफ पे जो है सेकेंडरी डिपॉजिट जो है वो क्रिएट की। सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के थ्रू डिसाइड किया जाता है, बैंक्स को राइट्स नहीं है वो इसको डिसाइड करे। लीगली जो होता है आरबीआई जो होता है ये न्यूज़ डिक्लेयर कर देता है कि इन रिसेंट टाइम द रेशियो ऑफ सीआरआर इज दिस, और बैंक्स को उसको एवरी फ्राइडे जो होता है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई को वो सीआरआर सेंड करना पड़ता है। 3 फ्राइडे के बाद में जो है कमर्शियल बैंक्स के पास ऑलमोस्ट नोटिस आ जाता है, और अगर किसी वीक में आप सीआरआर नहीं रख पाते हैं कमर्शियल बैंक तो आरबीआई को उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करना कंपलसरी होता है। तो सीआरआर और क्रेडिट मल्टीप्लायर को यहाँ के से डिनोटेट किया गया है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/CRR। अगर आपको K को कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, देन 1/CRR। CRR से इसको निकाल सकते हैं। देन 10% था, 10% का मतलब मल्टीप्लायर जो है वो 10 टाइम्स मोर है। K मीन्स आपकी डिपॉजिट का 10 टाइम्स मोर जो है वो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। देख लीजिए 1000 से 10,000 की हो गई, तो 10 जो है वो टाइम्स आया कि इसका 10 टाइम्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट इकोनॉमी में हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग परसेंटेज से, अलग अलग स्टाइल से निकाल के देखिए। हायर परसेंटेज लोअर क्रेडिट क्रिएशन, लोअर परसेंटेज हाई क्रेडिट क्रिएशन जो आ जाएगा। तो यहाँ तक का जो ये टॉपिक था अपना, इट इज रिलेटेड फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक की टोटल क्रेडिट क्रिएशन की एक्टिविटी होती है, दिस पोर्शन इज रिलेटेड फ्रॉम दिस। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है किसी भी कंट्री का एपेक्स कैटेगरी का बैंक, हाईएस्ट कैटेगरी का बैंक, सुपीरियर बैंक, और जो टोटल मनी मार्केट को कंट्रोल करता हो, विच इज नॉन एज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, और ये हमारी कंट्री के टोटल मनी मार्केट को जो है वो कंट्रोल करता है। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इन इंडिया द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता ही है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वर्क एज ए सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हैसियत से काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये एपेक्स है, सुपीरियर है, टोटल मनी मार्केट को जो है वो कंट्रोल करने का जो काम है वो इसके थ्रू किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सबसे फर्स्ट फंक्शन है इशूइंग नोट्स। आप देखते हो कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी नोट्स इशू किए जाते हैं 10 रुपीज से लेकर के 2000 रुपीज तक के, तो जितने भी नोट्स वो इशू किए जाते हैं, ये मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कि जितने भी नोट्स इशू किए जाएंगे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही, ये टोटल जो नोट्स हैं वो इसी के थ्रू इशू किए जाएंगे। इसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट एंड नोट इशूइंग डिपार्टमेंट। बैंकिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो नोट इशूइंग का काम करता है, और बैंकिंग डिपार्टमेंट होता है वो नोट को कैंसिलिंग करने का काम करता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो बैंकिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है एटलीस्ट उसके बिहाफ पे हुआ। तो नोट इशूइंग डिपार्ट जो है मेन पावरफुल फंक्शन है इसकी, इसमें मोनोपोली है, इसी को इसका राइट्स दिया गया है अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ 1934। 1934 का जो एक एक्ट है इट इज रिलेटेड फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई के थ्रू ये एक एक्ट है, इसके थ्रू इसको ही इसका राइट दिया गया है कि नोट इशूइंग का राइट कंट्री में यही होगा। करेंसी का स्ट्रक्चर क्या होगा, कब करेंसी को चेंज करनी है, कलर्स कैसे चेंज करने हैं। हाँ, नोट की जो क्वांटिटी होगी इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि कितनी, हाउ मेनी क्वांटिटी द नोट्स आर इशूइंग इन इंडिया, इट इज डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नोटों की क्वांटिटी को क्या किया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की कंट्री में किस स्टाइल्स के नोट्स कब कब इशू करने हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, और किस स्टाइल से डिमोनेटाइजेशन किया जाएगा या कैंसिलेशन होगा मनी का। सेकेंड पावरफुल फंक्शन जो इसका आता है वो आता है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि बैंक ऑफ गवर्नमेंट।
है हमारी कंट्री में ये गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई इज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया है। उसी का जो है इसका नेशनलाइजेशन 1948 में किया, अंडर कंट्रोल टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये एज ए गवर्नमेंट के बैंक्स का काम करता है। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन इसमें होगा, सबसे पहला ओपन एन अकाउंट, ओपन एन अकाउंट। ये जो होता है, जो भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के नाम से अपने यहाँ एक अकाउंट को ओपन करता है। और इसमें केवल मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अकाउंट नहीं होता है, बल्कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी अकाउंट होता है। इंडिया में जितने भी स्टेट है उनके नाम से जो है सीएम के नाम से अकाउंट होते हैं और ये पीएम के नाम से होता है। तो एक अकाउंट ओपन करना इसका मेन पावरफुल फंक्शन है कि गवर्नमेंट का अकाउंट ओपन करे और उसमें गवर्नमेंट की डिपॉजिट करे। तो गवर्नमेंट की जितनी भी एक्सेस में मनी होती है एटलीस्ट ये उसको डिपॉजिट करने का काम करता है। अगर दोनों गवर्नमेंट की कोई भी एक्सेस में फंड है तो वो यहाँ आकर के आरबीआई में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट को लोनिंग की फैसिलिटी भी देता है, बट इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं होंगे। लोन पे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट को जो है, जो भी गवर्नमेंट की डिपॉजिट होती है उस पर ये गवर्नमेंट को लोन देता है तो भी जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा, और डिपॉजिट है तो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ये जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन है कि इन दोनों को लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन ये इसी में है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट में, कि ये इनके फंड को ट्रांसफर की फैसिलिटी भी देता है, कि इनके जो फंड ट्रांसफर होते हैं तो ये फंड्स जो ट्रांसफर होंगे उसमें सेंट्रल बैंक जो है तो पावरफुल रोल प्ले करता है कि इंडिया को आउट ऑफ कंट्री अगर सेंड करना है तो भी आरबीआई की हेल्प से होगा, और स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल कहीं भी कोई पेमेंट करता है तो ये फंड को ट्रांसफर करने का काम जो है वो इसके थ्रू किया जाएगा। उसके बाद एज ए गवर्नमेंट क्या करता है कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल भी करता है। जितनी भी गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो भी सिक्योरिटीज होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, इसके थ्रू टोटल जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करने का काम जो है वो भी इसके थ्रू किया जाता है। उसके बाद आ जाता है डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंस, तो ये जो है वो बैंक को डेफिसिट फाइनेंस में भी हेल्प करता है। डेफिसिट फाइनेंस में ये होता है कि जब कभी बैंक्स के जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी पब्लिक रेवेन्यू इज लेस देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आरबीआई को ऑर्डर देगा कि कुछ न्यू नोट्स इशू कर दिए जाए और वो न्यू नोट्स जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दिस फंक्शन इज नॉन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो उसमें ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करता है जब उसके पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस में होते हैं। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो न्यू नोट्स इशू होते हैं, तो न्यू नोट्स इशूजिंग की जो प्रोसेस होती है विच इज नॉन एज डेफिसिट फाइनेंस, और इस डेफिसिट फाइनेंस में ये बैंक को जो मनी एक्स्ट्रा इशूइंग होता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद होता है कि ये गवर्नमेंट के फंड को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो जो सेफ्टी का मोड होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये उनकी सेफ्टी भी रखता है। तो ये सारे फंक्शन जो वो करता है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट के जो हेल्प है उसके बिहाफ पे करता है। नेक्स्ट आता है बैंकर्स ऑफ बैंक। बैंकर्स ऑफ बैंक थर्ड फंक्शन जो इसके थ्रू किया जाता है वो किया जाता है कि बैंकर्स ऑफ बैंक्स, कि हमारी कंट्री में टोटल जितना भी हमारा मनी मार्केट है, मनी मार्केट मीन्स जितनी भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है विच आर कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। टोटल कंट्री में जितना भी मनी मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हमारे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है, तो टोटल बैंक्स को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आरबीआई के थ्रू किया जाता है। और आरबीआई जो होता है ये सेंट्रल बैंक, दोनों एक ही बात है यहाँ पर। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकर्स बैंक्स होता है। तो सबसे पहले बैंकर्स बैंक्स में वही होता है, सबसे पहले ओपन एन अकाउंट, कि जितने भी बैंक्स हैं उनके नाम से एक अकाउंट अपने यहाँ ओपन करता है ये। उसके बाद दूसरा एज इट इज होता है कि उनके फंड्स को ट्रांसफर करता है बैंक का। उसके बाद थर्ड फंक्शन, ये ओपन एन अकाउंट सेम एज इट इज है, उस बैंक के नाम से होगा। फंड का ट्रांसफर किया, आप कहीं फंड को ट्रांसफर करना चाहो तो आप बैंक आपको आरबीआई सेंट्रल बैंक को बोलिए, सेंट्रल बैंक आपका जो भी है उसको रख देता है। उसके बाद थर्ड फंक्शन होता है कि ये बैंक्स को जो होता है वो उनकी जो बिल होता है एटलीस्ट उनकी डिस्काउंटिंग भी करता है। ये फंक्शन वो वहाँ भी करता है, बिलों की डिस्काउंटिंग करने का काम करता है, कि जो भी जितने भी बैंक्स हैं अगर वो अपने बिल को डिस्काउंटिंग कराना चाहे
तो आरबीआई जो होता है उनको बिलों की डिस्काउंटिंग कर करके उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद फोर्थ काम होता है कि उनको जो है सुपरविजन का काम इस बैंक के थ्रू किया जाता है कि जितनी भी हमारे मनी मार्केट में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आरबीआई उनकी जो है वो सुपरविजन करता है कि कब किस ब्रांच में कहाँ क्या हो रहा है, उनको लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो होता है कि उनकी ऑडिटिंग जो है वो भी इसके थ्रू की जाती है। बैंकों की जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग की जाती है। तो बैंक्स में जो होता है लाइसेंस देना, सुपरविजन करना, फंड को ट्रांसफर करना, बिल के डिस्काउंटिंग करना, ओपन एन अकाउंट और डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं बैंकों के लिए काम करता है आरबीआई। और आरबीआई जो होता है उसके टाइम टू टाइम जो है बैंकर्स को लोन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है यहाँ पर लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। तो लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट का अर्थ होता है, ये इन्हीं से रिलेटेड है, बैंक्स से रिलेटेड है कि जितने भी बैंक्स होते हैं जब कभी भी उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है और ये फंड उन्हें अगर कहीं से नहीं मिल पाता, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये फाइनेंस अगर उन्हें कहीं से नहीं मिल पाता, तो आरबीआई का एक पावरफुल फंक्शन है कि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट काम करता है। जब इनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा हो, फाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिल रही हो, तो आरबीआई को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देने का काम करता है। तो दिस फंक्शन इज नॉन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि बैंक्स की एट लास्ट टाइम पे हेल्प करना, लास्ट मोमेंट पे हेल्प करना इज नॉन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो हाई होती है। इम्पोर्ट का पेमेंट करने के लिए एटलीस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंपलसरी हो जाता है। बट अब ये फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन कौन करेगा, इसके बैलेंस को कौन मेंटेन करेगा? और इंपोर्ट के लिए नहीं, हमारे यहाँ से जैसे टूरिस्ट आउटसाइड जाते हैं तो मनी एक्सचेंज करा करके जाते हैं, एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, एज ए इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो करता है, कॉमर्शियल बैंक फिर वो पब्लिक को देता है। बट अब इस फाइनेंस को मैनेज करना जो होता है वो सेंट्रल बैंक का पावरफुल फंक्शन होता है। सेंट्रल बैंक जो होता है जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज होती है एटलीस्ट उसके रिजर्व को मेंटेन करके रखता है कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी भी पावरफुल करेंसी जो है इंटरनेशनल लेवल की, डॉलर, पॉन्ड, स्टर्लिंग, येन, जिन डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज के जिनसे हमारे इंपोर्ट एक्सेस में होते हैं, एटलीस्ट उनके रिजर्व को मेंटेन करना आरबीआई का मोस्ट पावरफुल फंक्शन होता है। ये जो होता है इनको आरबीआई जो होता है वो इनको परचेज करने का काम करता है। और ये जो परचेज ऑलमोस्ट की जाती है वो या तो आईएमएफ से करता है या जिस कंट्री से हो उस कंट्री से किया जाता है। तो ये उसको परचेज करके उनके रिजर्व को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस में ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा उनके चेक्स ड्यू होते हैं, तो ये जो चेक्स जो होते हैं उनकी क्लियरिंग का काम करता है कि बैंक्स के अकाउंट ओपन है, यहाँ से डेबिट का, क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, एक एंट्री कर करके और फिर लास्ट का जो होता है वो बैलेंस बता देता है कि इस बैंक को पर्टिकुलर इस बैंक से इस बैंक को इतने के फंड को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये फंक्शंस भी इसके थ्रू किया जाता है क्लियरिंग हाउस का, कि जो भी चेक्स के लेन देन होते हैं उसको किया जाता है। लास्ट में आता है, या तो ये पावरफुल फंक्शन था और ये पावरफुल था और ये पावरफुल था, नेक्स्ट पावरफुल फंक्शन आता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो क्रेडिट कंट्रोल मीन्स होता है कि हमारी कंट्री में जो मनी की डिमांड होती है, क्रेडिट कंट्रोल मीन्स डिमांड ऑफ मनी जो है एटलीस्ट उसको सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल रखा जाए। सप्लाई ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी को डिमांड ऑफ मनी के इक्वल रखा जाए, इन दोनों में एक इक्वल बैलेंस हो ताकि किसी भी स्टाइल से इकोनॉमिक में कोई फ्लक्चुएशन क्रिएट नहीं हो। तो दिस फंक्शन इज नॉन एज क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, उसको हम क्रेडिट कंट्रोल के फंक्शंस के नाम से कहेंगे। आरबीआई का आप समझ लीजिए मोस्ट पावरफुल फंक्शन है ये, कि ये मनी की सप्लाई को मनी की डिमांड के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखता है ताकि हमारी इकोनॉमी में किसी स्टाइल का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आए, ना तो बूम की सिचुएशन आए, ना क्राइसिस की सिचुएशन आए। ना बूम में क्या होता है कि एक्सेस में मनी इश्यू हो जाती है और क्राइसिस में मनी जो है वो कंट्री में अवेलेबल नहीं रहती। तो ऐसी सिचुएशन से बताना इसका एक पावरफुल फंक्शन होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो फर्स्ट फंक्शन था नोट इशूइंग का, इस फर्स्ट फंक्शन में मैं आपको बता दूं कि जो नोट इश्यूज बैंक के थ्रू किए जाते हैं वो किया जाता है मिनिमम रिजर्व मेथड के थ्रू। मिनिमम रिजर्व मेथड के थ्रू हमारे यहाँ जो है वो मिनिमम रिजर्व मेथड पे कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मिनिमम क्वेश्चन जो है रिजर्व मेथड
ये नोट इशूइंग का एक मेथड है। इसमें बैंक्स को जो है वो एक रिजर्व जो है वो अपने पास रखना पड़ता है। इस रिजर्व में 150 एंड 85 करोड़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जब तक 200 करोड़ का जो है हमारे यहाँ रिजर्व मेंटेन नहीं होगा तब तक आरबीआई जो है वो नोट इशू का राइट नहीं रख सकता। तो इसमें गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी ये दोनों डिवाइड होते हैं। कुछ तो गोल्ड होता है, कुछ फॉरेन सिक्योरिटी फर्स्ट कैटेगरी की सिक्योरिटीज उनको रखना कंपलसरी होता है। उतने के नोट्स जो है वो आरबीआई के थ्रू हो जाते हैं। अब आता है ये क्रेडिट कंट्रोल। तो दिस इज सेंट्रल बैंक। तो आपने देखा कौन सा बैंक देखा? सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक देखा, उसके बाद आपने देखा सेंट्रल बैंक। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड रिजर्व बैंक? कि एक तो होता है कंट्री का सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, अब ये दोनों जो है वो पावरफुल फंक्शन है बैंक। तो क्या डिफरेंस लगा आपको? तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि ये तो है एपेक्स कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस और कंट्री में एक ही होता है। सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्री में एक ही होता है और कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो मैनी टाइप्स एंड मैनी बैंक्स, दोनों ही हैं, अलग अलग प्रकार के होंगे और बहुत सारे होंगे। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड होता है ये है आपका एपेक्स कैटेगरी का बैंक और दिस इज सेकेंडरी बैंक। ये आ जाता है सेकेंडरी, ये इसका सबऑर्डिनेट है और ये इसका सुपीरियर बैंक है। सेकंड डिफरेंस ये आ जाता है। थर्ड डिफरेंस आपको ही पता है कि नोट्स इशूइंग का राइट्स इसी के पास होता है, इसी की मोनोपोली है और नोट ये जो है वो नोट्स इशू का राइट्स जो है वो नहीं रखता। उसके बाद ये लोन जो है वो किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देने का काम करता है। फंडिंग जो प्रोवाइड करता है वो कॉमर्शियल बैंक ही करते हैं, जबकि इसके थ्रू लोन दिए जाते हैं। बट लोन किसको दिया जाता है? पब्लिक को दिया जाता है। इसके थ्रू जो लोन जो होगा वो पब्लिक को होगा। अब ये भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बट डिपॉजिट किसकी होती है? या तो कमर्शियल बैंक की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, जबकि इसके थ्रू भी डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती है। बट डिपॉजिट ऑलमोस्ट किसकी होती है? पब्लिक की जो डिपॉजिट होती है एटलीस्ट ये उसी को एक्सेप्ट करता है या एक बैंक दूसरे बैंक के डिपॉजिट को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो इसको बनाने का राइट है। ये जो होता है वो मेकर होता है और ये उसका फॉलोअर होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई के थ्रू प्रिपेयर किए जाएंगे कंट्री में वो इसके थ्रू किया जाएगा। बट क्रेडिट क्रिएशन में जो रोल होता है वो इसका पावरफुल होता है और इसका क्रेडिट क्रिएशन में जो रोल होता है वो बहुत लोअर होता है। इसके थ्रू इतनी ज़्यादा क्रेडिट जो है कंट्री में वो क्रिएट नहीं की जाती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई बैंक। नेक्स्ट आता है अब आपका क्रेडिट कंट्रोल, कि ये जो है क्रेडिट कंट्रोल का एक पावरफुल फंक्शन है बैंक्स का। अब बैंक जो क्रेडिट कंट्रोल करता है उसमें कुछ तो होते हैं क्वालिटेटिव और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वालिटेटिव जो होता है वो पर्टिकुलर हॉल कंट्री पे सेम रूप से अप्लाई होता है, जबकि क्वांटिटेटिव जो होता है वो ऑल इकोनॉमी में सेम रूप से अप्लाई होता है। तो इसमें सबसे पहला क्रेडिट कंट्रोल में आपके जो आता है इट इज बैंक रेट। देन बैंक रेट इज ए रेट ऑन विच RBI discounting the bill of commercial bank, bills of commercial bank। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन यही है कि बैंक रेट जो है एक रेट है ऑन विच RBI डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, की कमर्शियल बैंक्स की जिस पर आरबीआई बिलों की डिस्काउंटिंग करता है। द रेट इज नॉन एज बैंक रेट, उसको हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। इसका डिटर्मिनेशन आरबीआई के थ्रू किया जाता है। अब ये होता है कि इसके थ्रू कैसे होगा? तो जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सेस। इन्फ्लेशन में क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी जो होती है वो एक्सेस में होती है इन कंपेरिजन देन डिमांड ऑफ मनी, इन कंपेरिजन देन डिमांड ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई बैंक रेट को हाई कर देगा। वापस समझ लीजिए, इन्फ्लेशन में बैंक रेट हाई हो जाएगी। इट मीन्स अगर पहले बैंक रेट 6% थी तो अब जो बैंक रेट है वो 12% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन किसकी चल रही है? इन्फ्लेशन की चल रही है। मनी की सप्लाई कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, 6% से 12% कर दिया या 10% से 20% कर लिया। डायरेक्ट देख लीजिए आप, 10% से जो है आरबीआई ने इसको 20%, 15% कैसा भी कर दिया। अब एक एग्जांपल लेकर के देखिए कि 10,000 रुपीज़ का एक कमर्शियल बैंक का बिल था। बिल की डिस्काउंटिंग के लिए गया, पहले 10% था, इट मीन्स आपको 9,000 उस बिल के मिल गए। इसका मतलब 9,000 से आप क्रेडिट क्रिएट कर रहे हो। अब देखिए 20 हो गया, 20 हो गया, इट मीन्स आपको 8,000 मिला।
तो कमर्शियल बैंक जो है वो 8,000 से ही लॉनिंग देगा। तो इन्फ्लेशन में जो है बैंक रेट जो है वो हाई हो जाएगी, बैंक जो है बिलो की डिस्काउंटिंग की रेट बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक के पास जो फंड है वो थोड़ा लोअर रहे और कमर्शियल बैंक जो है वो लोन कम से कम डिस्ट्रीब्यूट बढ़ेगी, तो मनी की सप्लाई जो है वो कंट्री में नहीं होगा। अब डिफ्लेशन में क्या होगा, अगर सपोज कीजिए डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्री में चल रही है, तो डिफ्लेशन में क्या होगा कि सप्लाई है जो कंट्री में है ही नहीं और डिमांड एक्सेस में अवेलेबल है, तो ऐसी रेट में जो है बैंक रेट लोअर हो जाएगी। डिफ्लेशन में बैंक रेट लोअर हो जाएगी क्योंकि यहाँ आरबीआई चाहता है कि मनी की सप्लाई बढ़े, तो मनी की सप्लाई बढ़े तो ये इस सिचुएशन को बैंक के थ्रू जो है वो फॉलो किया जाएगा, डिस्काउंटिंग की रेट जो है वो लोअर कर दी जाएगी।